गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं एक आईपीसी का नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हूं, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एपीए की परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे प्री में क्वेश्चन हो, चाहे मेंस में क्वेश्चन हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुना और उसको नोट किया। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, क्या मेरी आवाज़ सुनने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या बिल्कुल क्लियर है? धीरज प्रणाम, दीपमाला प्रणाम, प्रिंसी प्रणाम, रंजना गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से रिप्लाई करिए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है, तो फिर जो है हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, ठीक है। नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा वो, है ना? ठीक है, तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी जुडिशरी का ये यूट्यूब चैनल है और इस पर मैं पर डे सुबह 8 बजे आके आप लोगों को आईपीसी का एक टॉपिक क्लियर करता हूं। और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक बिहार एपीओ मेंस की परीक्षा हो नहीं जाती है, क्योंकि है ये सारे परीक्षाओं के लिए ज़रूरी, सारी परीक्षाओं में काम देगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को वो परीक्षा है, ये परीक्षा है जो बिहार एपीओ की मेंस की परीक्षा है, उसमें आईपीसी का बड़ा रोल है। और मैं बात करूं तो ये बिहार एपीओ है ही, उसके बाद आपकी उत्तराखंड एपीओ भी आ गई है। उसके अलावा नेक्स्ट मंथ में 250 के आसपास सीट जो है यूपी एपीओ की भी आ रही है। तो इस समय एपीओ का समझ लीजिए मेला लगा हुआ है और इसमें एक सीट आपको ले ही लेनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अनअकैडमी के क्या फ़ायदे हैं। आप जानते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है, आप देखिए, आप यही फ़ायदा ही है कि फ्री में हम लोग जो है अनअकैडमी के बहुत क्वालिफाइड एजुकेटर के द्वारा जो है लॉ से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनका डिस्कशन हो जाता है इस यूट्यूब के चैनल पर भी। ये भी एक लाभ है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि इस एकेडमी से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आप जो है घर बैठे प्रिपरेशन कर पाते हैं। और घर बैठे प्रिपरेशन करने का ऑप्शन तो आपके पास तब भी था, लेकिन आप लोगों से जुड़ नहीं पाते थे घर बैठे बैठे। तो अब ये फ़ायदा हो गया है कि आप घर बैठे भी हैं और फिर भी अकेले नहीं हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत लोगों के साथ हो रही है और आप खुद को उन लोगों से कंपेयर करके उनसे अलग बना सकते हैं यदि आप तैयारी करने के लिए रेडी हैं तो। सारे सब्जेक्ट, बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या ये बिहार की वैकेंसी आएगी, यूपी की वैकेंसी आएगी या एमपी की वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैच तो शुरू हो चुका होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट चाहे किसी भी स्टेट की जुडिशरी की आप प्रिपरेशन करते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और समय समय पर नए नए बैच भी शुरू होते रहते हैं। और समय समय पर का मतलब बहुत जल्द जल्द बैच शुरू होते रहते हैं। और अनअकैडमी पर दो प्रकार की क्लासेस चलती हैं, एक स्पेशल क्लासेस होती हैं और एक प्लस क्लासेस होती है। स्पेशल क्लासेस बिना सब्सक्रिप्शन के फ्री में उपलब्ध होती है, लेकिन प्लस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और सब्सक्रिप्शन के रेट क्या है मैं आगे वाले स्लाइड में बता दूंगा। तो ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन स्पेशल क्लास हो चाहे प्लस क्लासेस हो, ये सारे विकल्प आपको दोनों में मिलेंगे। जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, चाहे वो प्लस हो चाहे स्पेशल हो, दोनों में मिलेंगी। जो लर्नर होते हैं उनके साथ पोल होता रहता है। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्लास आपकी मिस नहीं होती क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास जब भी क्लास शुरू होगी तो जाएगा। और अगर मान लीजिए नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो रिकॉर्डेड रहता है, आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके अलावा नोट्स आपको मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में।
कहीं भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप पढ़ाई तो वहां भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे किचन में हैं तो किचन में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारे विकल्प जो हैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता है। और ये प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, माने सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का अवसर भी मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट होते रहते हैं, क्विज होता रहता है, PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाता है नोट्स भी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि समय समय पर नए नए बैच भी शुरू होते रहते हैं। तो ये जैसे कि 28 जुलाई से एक बैच शुरू हो रहा है जो कि तनसुख पालीवाल सर और उनकी टीम के द्वारा चलाया जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 14 जुलाई से भी एक बैच शुरू हुआ है, 7 जुलाई से एक बैच शुरू है, 9 जून से एक बैच शुरू है। तो समय समय पर जो है ना बैच शुरू होते रहते हैं। तो आप कभी भी अगर सब्सक्रिप्शन या एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई चीज छूटेगी नहीं, क्योंकि हमेशा नए नए बैच आते रहेंगे और आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। प्राइसिंग प्लान क्या है, ये बड़ी उत्सुकता रहती है कि पता नहीं कितनी फीस होगी इस अनअकैडमी की। फीस आपको जो अनअकैडमी की है, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग इतनी कम फीस में नहीं पढ़ाता। आप देख सकते हैं 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक के प्लान उपलब्ध हैं। आप जो भी चीज चाहे वो ले लीजिए। और कोई भी आप प्लान लेंगे तो उसमें पर मंथ यानी इंस्टॉलमेंट में भी फीस देने की सुविधा उपलब्ध है। और जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप उसमें इस कोड का प्रयोग करते हैं राय लाइव, RAILIVE राय लाइव, तो फीस में 10% का डिस्काउंट तो वैसे भी हो जाए। तो ये भी एक फायदा है कि इस कोड को यूज करके उसका लाभ लें। अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है, इसको आपने ज्वाइन किया ही है, तभी तो आप इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करिए ताकि सारी चीज़ों का लाभ आप उठा सके, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये है हमारा रेफरल कोड, इसको इस्तेमाल करिए और उसका आनंद लीजिए। अंकित प्रणाम, बाल मुकुंद प्रणाम। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने बताया ही था कि आज का हमारा विषय क्या होगा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट आज का टॉपिक है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर हमारे एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे, और प्री में भी कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी हम लोगों की। तो टॉपिक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल। सबसे पहली तो बात यही है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है या मिस्टेक क्या होती है। प्रणाम मधु। तो मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक का मतलब होता है गलत राय, माने जो सही नहीं है ना उसके संबंध में आप सोच रहे हैं, गलत ओपिनियन, रॉन्ग ओपिनियन। कल्याणी नमस्ते। गलत ओपिनियन होता है मिस्टेक। और आप जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत कोई पर्सन तब तक लायबल नहीं ठहराया जाता जब तक कि उसने उस काम को उस बुरे इंटेंशन के साथ न किया हो। भाई मेंसरिया का रूल तो यही कहता है ना कि किसी भी पर्सन को तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए उसके क्रिमिनल एक्ट के लिए जब तक कि उसका जो है गिल्टी माइंड ना हो, यानी उसने बुरे इरादे से ना किया। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी भी हुई है कि गलत राय धारित का। और आपराधिक विधि का यह सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसने उस अपराध भावना से वह कार्य न किया हो, वह कार्य अपराध भावना से न किया हो, तभी दोष सिद्धि होगी। अब अगर प्रश्न ये है कि अगर मिस्टेक के कारण काम कर दे तो क्या होगा। तो मिस्टेक की अगर बात करते हैं ना, तो मिस्टेक कहां है आप जानते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फैक्ट कहां, फैक्ट क्या होता है। अच्छा कल्याणी, मिल जाएगा। आप उस पर टेलीग्राम पर एक मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में फैक्ट कहां है,
ये इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है कि फैक्ट क्या होता है। फैक्ट का मतलब कोई ऐसी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो तथ्य है। और इसी चीज को आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसी चीज की भूल कर रहे हैं। आगे और भी चीजें बताई जाएंगी। तो ये मिस्टेक बचाव है कि नहीं है, और अगर है तो कहां तक बचाव है, उसकी चर्चा अगर करते हैं तो मिस्टेक के संबंध में प्रोविजन जो है सेक्शन 76 और सेक्शन 79 में बताया गया है, जो बचाव के रूप में होगा। अब मिस्टेक के संबंध में जो प्रोविजन है, ये मिस्टेक दो प्रकार की हो सकती है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को अगर हम का क्लासिफिकेशन करें तो ये भी दो प्रकार का हो सकता है, जो आईपीसी के अंतर्गत है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम लोग दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक बाउंड बाय लॉ और एक जस्टिफाइड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ यानी विधि द्वारा आबद्ध होना, और दूसरा जस्टिफाइड बाय लॉ यानी विधि द्वारा न्यायानुमत। बाउंड बाय लॉ जो है आपको 76 में मिलता है, और न्यायानुमत यानी जस्टिफाइड बाय लॉ जो है वो 79 में मिलता है। और विधि की भूल एक्चुअल में किसी सेक्शन में है ही नहीं, लेकिन बचाव है कि नहीं है उसके बारे में हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। तो विधि, तथ्य की भूल में विधि की द्वारा आबद्ध होना और विधि द्वारा न्यायानुमत होना, यानी बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ, दो प्रकार की चीजें आप बताएं। फिर उसके बाद आप बढ़ते हैं कि ये विधि द्वारा आबद्ध होना क्या है। तथ्य की भूल में हमने कहा था ना कि दो प्रकार की होती है, उसमें एक विधि द्वारा आबद्ध होना क्या है, इसके संबंध में हमने ये भी बताया था कि ये 76 में है, और यही चीज आप बेयर प्रोविजन इसकी लिख लीजिएगा कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह ऐसा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन who is or who by reason of a mistake of fact, not by reason of mistake of law, in good faith believes himself to be bound by law to do it। माने कोई अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बाउंड बाय लॉ समझता है, यानी वो समझता है कि हम ऐसा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं, और वो उस काम को, कोई कार्य को कर देता है, तो क्या उसके लिए उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं होगी? यहां यही बात कर रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो करने के लिए वो विधि द्वारा आबद्ध हो, बाउंड बाय लॉ हो, या जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, न कि मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। इसमें एग्जाम्पल भी हैं दो ठो। जब आप 76 उठाते हैं तो 76 के एग्जाम्पल हैं। एक तो एग्जाम्पल ये कहता है कि जैसे एक सैनिक है और उसका हायर से जो सैनिक है, उससे ऊंचा पद का सैनिक है, बेटा धुंधला है ना, तो उसको यूट्यूब की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, है ना। यूट्यूब की क्वालिटी जो है बढ़ा लेंगे, क्वालिटी बढ़ाना आता है ना, तो आपको जो है सब साफ साफ दिखाई देने लगे। तो ये उसमें एक एग्जाम्पल है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में एक वरिष्ठ ऑफिसर अपने एक सैनिक को आदेश देता है कि आप गोली चला दीजिए। गोली चला दीजिए, है ना। प्रिया नमस्ते नमस्ते। और वो पर्सन जो है गोली चला देता है। मान लीजिए ये ऑफिसर है और उसने इनको जो है सैनिक को आदेश दिया कि आप भीड़ पर ऐसे गोली चला दीजिए। अब ये पर्सन इस पर गोली चला देता है, क्या इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है उसे करने के लिए बाउंड बाय लॉ थे, विधि द्वारा आबद्ध। उसमें एक ये भी है, ये एग्जाम्पल प्री में अक्सर पूछता है, हो सकता है कि आपको मेंस में भी ना ये एग्जाम्पल है, बी वाला एग्जाम्पल पूछ दे।
बी वाला एग्जाम्पल है ना कि एक न्यायालय का ऑफिसर है, बी को गिरफ्तार करने के लिए अथॉराइज किया गया है। वो समझता है कि सी ही बी है और सी को गिरफ्तार कर लेता है, उसकी लाइबिलिटी की को एक्सप्लेन कर दिए, उसकी क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी। तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो ये भी क्वेश्चन आएगा, तब भी ये चीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट को बताएंगे बताएंगे कि सेक्शन नंबर 76 का एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, जो बाउंड बाई लॉ पर आधारित है। फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये चीज हो गई 76 में तथ्य की भूल यानी विधि द्वारा आबद्ध होने की बात की गई है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करेंगे, आज का लेक्चर छोटा कर देते हैं। देखिए एक मैगजिम है कि इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसाट, इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जीक्यूसाट, यानी कि तथ्य की भूल, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, परंतु तथ्य की भूल क्षम्य है। तथ्य की भूल क्षम्य है। तो ये मैगजिम याद कर लेना है। कभी कभी हो सकता है कि ये मैगजिम ही पूछ दे और आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तब भी आप सेक्शन 76 और 79 ही एक्सप्लेन करेंगे, तब भी आप यही एक्सप्लेन करेंगे। और अगर मान लीजिए वो सीधे सीधे मिस्टेक ऑफ फैक्ट पूछता है, तब भी यही चीज लिखनी है। देखिए एग्जामिनर पेपर में आपको आपके आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करता है। पूछता वो सिंपल चीज ही है कभी कभी, लेकिन क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछता है ना कि आप अपने कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते और लगता है पता नहीं इसका क्या अर्थ होगा, पता नहीं इसका क्या अर्थ होगा। तो आप आत्मविश्वास से आंसर लिख ही नहीं पाते हैं जितना आप लिख पाते। तो जो सेक्शन नंबर 76 है उसके एसेंशियल्स अगर हम लोग देखेंगे बेयर के अकॉर्डिंग, तो कार्य जो है वो कैसे होना चाहिए? तथ्य की भूल में होना चाहिए। दूसरी चीज, तथ्य के भूल के अधीन किया गया हो, वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझता हो और कार्य विधि के भूल के अधीन न किया गया हो। यानी विधि की भूल बचाव नहीं है। जस्ट अभी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया कि विधि की भूल बचाव नहीं है, इसलिए अगर इस पर्सन ने विधि के भूल के अधीन वो कार्य किया है तो वो बचाव नहीं है। ठीक है, तो ये सारे एसेंशियल भी इसमें, विधि तथ्य की भूल के अधीन किया गया हो, उसे करने के लिए वो बाउंड बाई लॉ हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण अब बाउंड बाई लॉ समझता हो, या वो भूल जो है वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक केस है, इंपरर वर्सेस वरियम सिंह की केस है, इंपरर वर्सेस वरियम सिंह की केस। और इस केस में हुआ यह था कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रेत समझकर गोली मार दी। तथ्य की भूल का बचाव प्राप्त हुआ था। हुआ यह था कि एक व्यक्ति जो है जंगल के रास्ते से जा रहा था, उसे बगल में गांव था, इस बात की जानकारी थी नहीं, और गांव वाले जो है लालटेन लेके इधर उधर कर रहे थे कोई काम। इसे लगा कि भूत है और ये हम पर आक्रमण करेगा, इसलिए हाथ में उसने बंदूक ली थी और गोली चला दी। एक आदमी की मृत्यु हो गई। वो प्रेत तो था नहीं, आदमी था, तो उस आदमी की मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये था कि क्या इस गोली चलाने वाले अभियुक्त को पनिश किया जाए कि नहीं किया जाए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत काम हो रहा था, यानी गोली जो है प्रेत को मारने के लिए चलाई जा रही थी और लग गई आदमी को, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति दोषी नहीं है। तो इंपरर वर्सेस वरियम सिंह के केस में तथ्य की भूल का बचाव मिला। लेकिन तथ्य की भूल का बचाव लेने के लिए दो बातें तो साबित करनी पड़ती, दो बातें साबित करनी होंगी। और वो क्या है दो बातें? कि कार्य वैध हो, लीगल, अर्थात अनलॉफुल न हो, और दूसरा कि कार्य गुड फेथ में किया गया। दो चीजें ये तो जरूरी है याद रखना। एक तो कार्य का वैध होना यानी विधि विरुद्ध न होना, और दूसरा कार्य जो है वो गुड फेथ में किया गया हो, सद्भावना पूर्वक किया गया। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये वैध कार्य क्या है।
जब वैध कार्य है तो उसके लिए लायबिलिटी क्यों, और क्या अवैध कार्य के लिए लायबिलिटी नहीं हो जाएगी? जैसे मान लीजिए आप लोग तो समझते हैं ना कि आपको लगता है कि बी, आप बताइएगा इस क्वेश्चन के आंसर को, आप बी को मारना चाहते हैं और आपने बी को इसलिए मार दिया क्योंकि बी जो है उस दिन सी के कपड़े पहन के चल रहा था और हेलमेट लगाए हुए था, आपको लगा कि बी ही सी है, अरे मार दिया आपने। मारना आप बी को चाह रहे थे, मारा किसको मिस्टेक के अंतर्गत? सी को। क्या मिस्टेक का फैक्ट का बचाव मिलेगा आपको? बताइए जल्दी से, तो क्या मिस्टेक का फैक्ट का बचाव मिलेगा? नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो हमने ये चीज की ना, ये चीज की तो कि कार्य वैध होना चाहिए, अधिविधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए और कार्य सद्भावना पूर्वक किया जाना चाहिए। अब इसमें यह देखा जाएगा कि क्या बी को मारना वैध था, यानी कि जिस भ्रम के अंतर्गत सी को मार दिया गया है, अगर वो भ्रम नहीं होता, सच में वही परिस्थिति होती, तो क्या इनका कार्य अपराध होता कि नहीं होता? और अगर वो भ्रम में न होते और वो कार्य अपराध होता तो मिस्टेक का फैक्ट का बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो काम जिस भ्रम में वो कर रहे थे सच में वैसी कंडीशन होती तो वो अपराध नहीं होता, तो इनको भी करना अपराध है। बात समझ में आई? तो इसीलिए हमने कहा कि कार्य वैध, यानी कि सच में अगर बी को मारना अपराध नहीं था तो उसके बदले में जो सी को गलती से उसने भ्रम में मार दिया है, तो सी को मारना भी अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर ये ही विधि विरुद्ध था तो ये भी विधि विरुद्ध ही होगा। क्लियर है ना? अगर यही विधि विरुद्ध था तो ये भी विधि विरुद्ध ही होगा। यानी कि जिस भ्रम में कोई पर्सन काम कर रहा है, अब जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें और ले लेते हैं, जैसे ए घर में है और उसके पिताजी जो हैं, पिताजी रात में घर में इसलिए घुसते हैं कि बेटा सोया है और छत के हम घुस जाएं, क्यों दरवाजा खटखटाएं और हाँ दरवाजा खटखटाएं और बच्चे की नींद खराब करें। बच्चा तो सोया है नहीं, वो तो वेब सीरीज देख रहा है और वो भी बड़ी भयानक वाली, दिमाग में तो घुसे हुए हैं चोर डाकू। और जो ही पिताजी ने खिड़की के माध्यम से, छत के माध्यम से घर में घुसने का प्रयास किया, उसने सोचा कि डाकू है, लुटेरा है और ये लूटने के लिए आ रहा है घर में। उसने डंडे से उठा के सर पे जो मारा, पिताजी की हो गई मृत्यु। अब प्रश्न ये है कि क्या ए को लायबल ठहराया जाना चाहिए कि नहीं? ए को लायबल ठहराया जाना चाहिए कि नहीं? ए जिसने अपने पिताजी को मार दिया है वो जिम्मेदार होगा कि नहीं उसके लिए? नहीं होगा ना? हाँ बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये पिताजी को मार देता है, लेकिन सच में जिस भ्रम में वो काम कर रहा था, सच में अगर वो डाकू या लुटेरा ही होता, तब क्या इसका कार्य अपराध होता? नहीं ना। तो इसलिए उसने भ्रम में पिताजी को जो मार दिया, भले पिताजी को घर में घुसने का अधिकार था, पिताजी को जो भूल के अंतर्गत, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत मार दिया, वहां भी बचाव मिल जाएगा। कि अगर वही काम किया होता तो बच जाता, तो ये काम कर दिया इससे भी बच जाएगा। यहां अगर यही अपराध होता तो ये भी अपराध हो जाता। तो यही चीज बताने का प्रयास है कि कार्य वैध होना चाहिए, यानी सच में वही परिस्थिति होती तो वो अपराध नहीं होता। तो भूल में अगर वही परिस्थिति में अपराध कर दिया जाता है तो भी वो अपराध नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज है कि कार्य वैध हो अर्थात विधि विरुद्ध न हो और कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया। अब दूसरी चीज आती है, दूसरा मिस्टेक हमने चर्चा की थी ना,
विधि द्वारा न्यायानुमत होना, यानी जस्टिफाइड बाई लॉ इसको कहते हैं, जस्टिफाइड बाई लॉ। कुछ बच्चों से आप शुरू में पूछिए ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ आईपीसी में कहाँ है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहाँ है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बच्चे 76 बता देते हैं और मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो 79 बता देते हैं। अब उनको लगता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो जगह क्यों रहेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट 76 और मिस्टेक ऑफ लॉ 79। ऐसा नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही है दोनों जगह, और दोनों जगह मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं मानता है, कहता है कि नहीं मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही होना चाहिए। अंतर क्या है, वहां पे बाउंड बाई लॉ है और यहाँ जस्टिफाइड बाई लॉ है। जस्टिफाइड होने का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन इस भ्रम में काम करता है, उसे लगता है कि मुझे ऐसा करने का अधिकार है, मैं बाउंड नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने का अधिकार लॉ ने दिया हुआ है, और खुद अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए उस अधिकार का प्रयोग करता है, गलती से, भ्रम से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण वो गलत हो जाता है, तो उस गलत कार्य के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो यहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जो जस्टिफाइड बाई लॉ 79 में है, और उसमें अगर आप देखेंगे इसेंशियल्स, तो विधि द्वारा न्यायानुमत हो, यानी कार्य करने वाला व्यक्ति जस्टिफाइड बाई लॉ हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण अपने आप को न्यायानुमत समझता है, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, न कि मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण खुद को जस्टिफाइड समझता है। वहां पे क्या था, बाउंड बाई लॉ है या बाउंड बाई लॉ समझता है, यहां जस्टिफाइड बाई लॉ है या जस्टिफाइड बाई लॉ समझता है, दोनों ही परिस्थितियों में बचाव मिलती है, और ये विधि के भूल के कारण नहीं होना चाहिए। 79 की बात हो गई। और जो बात आपने, जो कंडीशन अभी हमने यहाँ पे दो कंडीशन नोट कराई थी आपको, ये वो कंडीशन आपका इस धारा के साथ भी लागू होगा, यानी 79 के साथ भी लागू। अब उसका एग्जाम्पल भी है 76 का। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आप लिख नहीं पाएंगे मेंस की परीक्षा में, क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं होता है कि सारे एग्जाम्पल आप कर दें। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए पढ़ने के लिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन हो गया, तब की बात मैं कर रहा हूं। और दूसरी चीज, कभी कभी प्री में भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे है ना कि क ख को एक ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो उसे हत्या प्रतीत होता है, ये एग्जाम्पल है 79 का, जो उसे हत्या प्रतीत होता है, उसे लगता है कि मुझे इसका बचाना चाहिए, ये जस्टिफाइड बाई लॉ ही है ना, उसे लगता है कि इस आदमी को हमको बचाना चाहिए, और वो जाके बचाने के चक्कर में दूसरे को मार डालता है, जबकि एक्चुअल में दोनों, ये जो है प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, या दोनों खेल रहे थे, है ना, ऐसे ही कुश्ती खेल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसने अपराध किया? नहीं किया, क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी के अधीन नहीं है, क्योंकि वहां पे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, इसमें एक केस है, धाकी सिंह की भी केस है मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर, धाकी सिंह वर्सेस स्टेट की केस है। उसमें हुआ यह था कि एक वाद में एक पिता ने अपने पुत्र को शेर समझकर मार डाला, पुत्र को शेर समझकर मार डाला, तथ्य की भूल का बचाव। ठीक है ना भाई, कोई पर्सन अपने पुत्र को क्यों मारेगा, लेकिन कलयुग है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पुत्र पिता को मार सकता है, पिता पुत्र को मार सकता है, लेकिन फैक्ट और सरकमस्टांसेस जो उस केस में थी वो यही साबित करती थी कि उस पिता ने उस पुत्र को अपना पुत्र समझकर नहीं मारा, बल्कि समझा कि शेर है और शेर हम पर हमला कर दे, इससे पहले हम अपने को बचाने के लिए शेर पर गोली चला, और वहां पे शेर पर गोली चलाने के चक्कर में पुत्र पर गोली चल गई और पुत्र की मृत्यु हो गई। इसलिए वहां पर मिस्टेक का फैक्ट का बचाव मिला और पिता को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया। बात करते हैं, ये तो बात रही मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या बचाव है कि नहीं। इतनी देर से जो हम लोग प्रवचन करते सुनते आ रहे हैं, उसमें तो यही बात निकल के आई कि नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ बचाव नहीं है, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूशन, यानी विधि की भूल क्षम्य नहीं है। क्योंकि ये अगर बचाव दे दिया जाए किसी पर्सन को, ये बचाव दे दिया जाए तो हर आदमी कोर्ट में पहुंच के यही कहेगा कि हाँ अच्छा ये बात अपराध है, हमको नहीं पता था, अपराध है, अब जान गए, अब आज आगे से आज नहीं काम करें, है ना। जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, जनरली पुलिस जब रोक देता है आपकी गाड़ी को कि आपने गाड़ी पे ठीक से नंबर नहीं लिखवाया है,
ड्राइवर लाइसेंस नहीं लिए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं, तो बस आप सुन लेते हैं कि हाँ ठीक है। पुलिस वाला जनरली क्या करता है कि अच्छा ठीक है जाइए, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। हो गया ध्यान, बस आगे से आप यही ध्यान रखते हैं कि अगले चौराहे पर कहीं पुलिस वाला खड़ा तो नहीं है, यही ना ध्यान रखते हैं। हेलमेट का थोड़ी ध्यान रखते हैं। जो ध्यान रखना था उतना ध्यान तो आप खुद रख लेते हैं। पुलिस वाले ने अगर चेतावनी दी है कि आगे से हेलमेट पहन के चलिएगा, तो आप इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हमको हेलमेट पहनना है। ध्यान आपको इसका रहता है कि इसी चौराहे पर पुलिस वाला मिला था, इसलिए हम थोड़ा सा देख लें कि पुलिस वाला है तो नहीं इस समय, नहीं तो फिर कहेगा कि हेलमेट नहीं पहने। तो यहां पे क्या स्थिति है, यहां पे ये है कि अगर किसी पर्सन को मिस्टेक ऑफ लॉ का बचाव दे दिया जाए, तो हर आदमी यही पहुंच के कहेगा कि हमको ये पता नहीं था, हम चूंकि लॉ के ग्रेजुएट नहीं, इसलिए हमने कानून पढ़ा नहीं था और इसलिए हमको ये बात पता नहीं थी। तो इसलिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ का बचाव दिया जाना चाहिए। कल्याणी कह रही हैं दशरथ जी ने जो श्रवण को मारा वहां क्या लायबिलिटी हो गई। उस जमाने में लायबिलिटी जो निर्धारित की जाती थी वो मोरल लायबिलिटी होती थी। उस समय में जो लायबिलिटी निर्धारित की जाती थी वो नेचुरल जस्टिस के आधार पर होता था। उस समय 1860 की आईपीसी लागू नहीं थी। और इसी वजह से उनको इतना कष्ट झेलना पड़ा। और क्या, हाँ तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं फिर। एक केस मिस्टेक ऑफ लॉ पर आर वर्सेस वेले की है, इसे मेंशन कर दीजिएगा। आर वर्सेस वेले की केस है मिस्टेक ऑफ लॉ पर, ये मिस्टेक ऑफ लॉ से है। मिस्टेक ऑफ लॉ पर केस है, इसका मतलब ये नहीं है कि बचाव मिला था। इस केस में भी समस्या यही थी कि एक कैप्टन था, पानी के जहाज का कैप्टन था, और वो जब तक धरातल पर था, जमीन पर था, उस समय ऐसी कोई लॉ नहीं थी जो एक एक्ट को ऑफेंस घोषित करती थी। लेकिन वो चला गया शिप पे, और शिप पे चले जाने का मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर बाद वापस आते थे। तो वो जब जहाज पे गया उस समय वो एक्ट गलत नहीं था। जहाज पर जब वो था उस समय उसने कुछ ऐसा एक्ट किया जो अनलॉफुल था, और बाद में वो जो है अनलॉफुल बना दिया गया था। यानी कोई लॉ हुई, बनी और अनलॉफुल बना दिया गया, और वही वो जो है जहाज पे एक्ट कर दिया। जब वो लौट के आया तो उस पर उसके लिए कार्रवाई चली कि भैया आपने वो एक्ट किया था। उसने कहा कि हमको ये बात नहीं पता थी ना कि ये विधि विरुद्ध हो गया, और हमको पता हो भी तो नहीं सकती थी, न तो कोई सोर्स होता है, न किसी तरीके से हम समुद्र में कैसे कोई बात जान सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होता। लेकिन अब कोर्ट को भी ऐसा लगा कि नहीं, इसके साथ तो सच में कैसे जान सकता था। लेकिन फिर भी चूंकि मिस्टेक ऑफ लॉ को अगर एक्सक्यूज उस केस में मान लिया गया होता तो ये मैसेज गलत जाता सोसाइटी में, और हर पर्सन जो है मिस्टेक ऑफ लॉ के आधार पर बचाव लेने के लिए कोर्ट में पहुंच जाता, और कोर्ट को दिमाग लगाना पड़ता। इसलिए पहले ही उसने साफ साफ मना कर दिया कि मिस्टेक ऑफ लॉ का बचाव तो है ही नहीं, आपको ये चीज पता होनी ही चाहिए, आप ऐसा चीज जानने के लिए बाध्य हैं। तो आर वर्सेस वेले की केस थी, और इसमें आप मेंशन कर दीजिएगा। और लेकिन शमसुल हुदा महोदय, शमसुल हुदा अक्सर स्टेटमेंट क्रिमिनल लॉ के संबंध में देते रहते हैं, और उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि तथ्य की भूल की तरह विधि की भूल को भी बचाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जहां विधि का ज्ञान प्राप्त करना असंभव, जहां विधि का ज्ञान प्राप्त करना असंभव, ऐसी परिस्थिति में विधि को भी तथ्य की भूल की तरह बचाव दिया जाए। ये अब आपकी ओपिनियन क्या है आप समझिए, लेकिन सही बात कि विधि की भूल को भी बचाव दिया जाना चाहिए। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ कोर्ट में होना चाहिए पार्टी पर कि वो ये साबित करे कि हम मिस्टेक ऑफ लॉ के अंतर्गत बचाव कर रहे थे। भाई ये कौन सी दिक्कत है, आप उनको बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर लाद दीजिए कि आप ये साबित करिए कि आपको मिस्टेक ऑफ लॉ के अंतर्गत हमको इस चीज का ज्ञान ही नहीं था। कोर्ट प्रिज्यूम करके चले कि नहीं उसको ज्ञान था, अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसका है, वो साबित करेगा कैसे करता है नहीं करता। लेकिन ऐसा है नहीं, होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि सच में किसी व्यक्ति को उसके नॉलेज न होने के बारे में हो सकती है परिस्थिति।
तो ऐसी स्थिति में उसको पनिश करना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो ये है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट के संबंध में सारी चीजें। तो हाँ, कल्याणी पूछ रही हैं कि अभी आईपीसी में, दशरथ जी वाला आईपीसी में नहीं, आईपीसी में तो कोई अपराध नहीं बनेगा, क्योंकि दशरथ जी की वैसी कहानी क्या थी, पता नहीं किस चीज को मार रहे थे। अच्छा, किसी जानवर को मार रहे थे, हाँ जानवर समझा था उन्होंने, और उन्होंने दशरथ जी उनको मार दिया था। ठीक है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को बचाव मिलेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव मिल जाएगा। हाँ, अब यही है कि जंगल वंगल अधिनियम के अंतर्गत किसी पशु पक्षी को मारना ये अपराध है, तो वो तो लगेगी लाइबिलिटी, लेकिन उस समय में वो सारे एक्ट तो थे नहीं। पशु पक्षियों को, आप जंगली जानवरों को आप आराम से मार सकते थे, तो इस आधार पर बचाव मिल जाता, लेकिन अब बचाव नहीं मिलेगा। बचाव मारने के लिए आदमी को मिलेगा, लेकिन उस जीव को मारने का नहीं मिलेगा। तथ्य की भूल के आधार पर ये सारे नोट्स हैं, और इनको आप कंप्लीट करके नोट बना लीजिएगा। कल हम लोग मिलेंगे तो एक अगला टॉपिक, एक नया टॉपिक होगा, और उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दे दूं। अच्छा रुकिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो दूसरा पेज देता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये एक अगला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अगला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अगला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये अगला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, उनका कहना यह है कि सर परीक्षा टल जाएगी क्या। आप ये मत मान के चलिए, परीक्षा टलेगी नहीं टलेगी वो आपका काम नहीं है, लेकिन अगर नहीं टलेगी तो समस्या आपके लिए हो जाएगी कि आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप रेडी रहिए कि परीक्षा आपको देनी ही है, बाकी टलना न टलना तो बात की बात है। ठीक है, ये लास्ट है, इसको ले लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल 8 बजे फिर से हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।